हे गाइस, आज का जो अपना टॉपिक है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 3 पार्टीज होती हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल डेटर, सेकंड है क्रेडिटर और जो थर्ड है वो है श्योरिटी। तो फर्स्ट मैं जब बात करता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। इसका अर्थ ये हुआ कि एक व्यक्ति है जो प्रोमिस कर रहा है और गारंटी दे रहा है कि अगर थर्ड पार्टी कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस के अंदर वह पर्सन लायबल होगा। और फर्दर हम इस डेफिनेशन की बात करते हैं गारंटी की, तो उसके अंदर डिफाइन किया गया है द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी एंड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर एंड द पर्सन टू whom द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रिंसिपल डेटर है वो मान लो लोन ले रहा है, जो लोन ले रहा है वो क्रेडिटर से लोन ले रहा है। वहीं जो श्योरिटी है वो गारंटी दे रहा है क्रेडिटर को कि अगर प्रिंसिपल डेटर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, कोई फॉल्ट करता है या पैसे नहीं देता है तो उस केस के अंदर श्योरिटी अर्थात श्योरिटी लायबल होगा। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन। वहीं जब मैं इसके मेन फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करता हूँ तो वो होंगे फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो जो इसका जो फर्स्ट फीचर्स है कि एक्सप्रेस इंडिया, इसका अर्थ ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इंडिया के अंदर वो एक्सप्रेस वे से होगा। एक्सप्रेस वे से अर्थात एक्सप्रेस वे को हम डिफ़ाइन करते हैं कि या तो कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो जाए या फिर रिटन फॉर्म में हो जाए। बोथ जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो मान्य होंगे इन केस ऑफ इंडिया। वहीं जब मैं बात करता हूँ इंग्लैंड के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होगा वो ओनली एंड ओनली रिटन फॉर्म के अंदर होगा। तो ये फर्स्ट फीचर्स था। सेकंड जब मैं फीचर्स की बात करता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर प्रिंसिपल जो डेटर है उसका होना नेसेसरी है और जो वो डेट जो लेगा उसका डेट लेना नेसेसरी है। और डेट वो ऋण किससे लेगा तो वो क्रेडिटर से ऋण लेगा। वहीं मैं बात करता हूँ जो थर्ड फीचर्स की बात कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर जो सेक्शन 10 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उसकी जो जितनी भी कंडीशन है वो सारी मान्य होंगी। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 पार्टी होनी चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री कंसेंट से होना चाहिए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोई प्रेशर के अंदर नहीं होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो बोथ द पार्टी टू बी कम्पिटेंट अर्थात वो माइनर नहीं होने चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। जैसे कि 18 प्लस उनकी एज होनी चाहिए, वो साउंड माइंड के होने चाहिए। और कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी इन द कॉन्ट्रैक्ट्स। कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है कोर्ट के द्वारा कि समथिंग इज़ रिटर्न इन दी आई ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट की निगाह में कुछ भी वापस, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी कोर्ट दिलाए या फिर कोई मनी दिलाए, वो कुछ भी हो सकती है। तो जो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो कंडीशन है वो सारी फॉलो की जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। वहीं अगर मैं फोर्थ जो फीचर्स है उसकी बात करता हूँ कि कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय द मिस रिप्रेजेंटेशन। इसका अर्थ ये हुआ, मान लो प्रिंसिपल डेटर ने ऋण लिया है, लोन लिया है क्रेडिटर से और क्रेडिटर ने जो कंसेंट ली है वो या तो मिस रिप्रेजेंटेशन से या फ्रॉड से या किसी अदर वे से उन्होंने ऑब्टेंड की है कंसेंट प्रिंसिपल डेटर की, तो उस केस के अंदर
जो प्रिंसिपल डेटर है उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा और जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइड होगा। वहीं जब मैं फिफ्थ फीचर्स की बात करता हूँ तो फिफ्थ फीचर्स के अंदर आएगा कि प्रिंसिपल जो डेटर जो ऋण ले रहा है वही हम इसके अंदर हम कंसिडरेशन मानेंगे। अब जो अपना अलग एक टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इसके अंदर ई मेंशन नहीं था, ये मैंने अलग से लिखा है, आप देख लेना एक बार। तो इसके अंदर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को, आप पहले उस वीडियो को वहाँ से देख लेना और फिर इस वीडियो पे आना ताकि आपको इजी हो समझने के लिए। तो हम आज की अपनी इस वीडियो पे आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो जो फर्स्ट जो डिफरेंस है कि 2 पार्टी एंड 3 पार्टी, इसका अर्थ ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर 2 पार्टी होती है और वहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 3 पार्टी होती हैं। तो जो फर्स्ट पार्टी होगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर वो होगी इंडेमनीफायर और जो सेकंड जो पार्टी होगी वो होगी इंडेमनिटी होल्डर। वहीं जब मैं 3 पार्टी की बात करता हूँ गारंटी के अंदर तो जो फर्स्ट पार्टी जो होगी वो होगी प्रिंसिपल डेटर, सेकंड इज क्रेडिटर और जो थर्ड होगी वो होगी श्योरिटी। वहीं जो सेकंड जो डिफरेंस होगा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को सेक्शन 124 के ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, वहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। वहीं जब मैं थर्ड डिफरेंस की बात करता हूँ तो थर्ड डिफरेंस के अंदर आएगी कि लायबिलिटी प्राइमरी ड्यूटी इंडेमनीफायर। इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो प्राइमरी जो ड्यूटी होगी वो होगी इंडेमनीफायर की। वहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर जो प्राइमरी जो ड्यूटी होगी वो होगी प्रिंसिपल डेटर की। और अगर प्रिंसिपल डेटर कोई डिफ़ॉल्ट करता, फॉल्ट करता है या लोन नहीं दे पाता या किसी अन्य कारणवश से वो लोन नहीं दे पाता क्रेडिटर को, तो उस केस के अंदर जो लायबिलिटी अराइज हो जाएगी वो हो जाएगी श्योरिटी की। फर्दर हम मूव करते हैं। फोर्थ जो डिफरेंस है कि इंडेमनीफायर डिफॉल्ट द राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इंडेमनीफायर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर अगर इंडेमनिटी फायर कोई डिफ़ॉल्ट कर देता है तो जो राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं वो अराइज हो जाएंगे। वहाँ पर जो इंडेमनिटी होल्डर है वो क्लेम कर लेगा अपने राइट्स को। ये जो राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर है ये जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी आप उसके अंदर आराम से देख सकते हो। वहीं जब मैं फिफ्थ डिफरेंस की बात करता हूँ कि प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट लायबिलिटी श्योरिटी या राइट ऑफ सब्रोगेशन, हम इसको राइट ऑफ सब्रोगेशन भी कह सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल डेटर कोई डिफ़ॉल्ट कर देता है, पैसे नहीं दे पा रहा है, तो उस केस के अंदर श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। वहीं जो ये कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो इंग्लैंड और इंडिया के अंदर अलग अलग वे से किया जाता है। तो जो सिक्स्थ जो डिफरेंस है कि इंग्लैंड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या तो वो ओरल हो या फिर वो रिटन में हो। वहीं जब मैं बात करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो इंग्लैंड के अंदर रिटन फॉर्म में होगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोथ ओरल और रिटन कि वो दोनों ओरल या फिर रिटन फॉर्म में हो सकते हैं। वहीं जब मैं बात करता हूँ एक नया टॉपिक है इसी के अंदर ऐड है ये
कि लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, कि श्योरिटी की कौन कौन सी लाइबिलिटी अराइज होंगी। तो जो फर्स्ट है कि बोथ सेम प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी, जो लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की हैं वो ही लाइबिलिटी श्योरिटी की होंगी। वहीं जब मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं कि किसी रीज़न या किसी सर्कमस्टांस की वजह से प्रिंसिपल डेटर की जो लाइबिलिटी अगर वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस केस के अंदर श्योरिटी की भी लाइबिलिटी डिक्रीज़ या कम हो जाएंगी। इसके अंदर एक केस हुआ था, वो केस था नारायण सिंह वर्सेस छतर सिंह। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो प्रिंसिपल डेटर था वो किसान था, उसने बैंक से लोन लिया और श्योरिटी ने गारंटी दी थी, और जो राजस्थान गवर्नमेंट थी उन्होंने एक एक्ट पास किया 1957 के अंदर, और किसानों का जो लोन था उसे माफ़ कर दिया। तो इस केस के अंदर क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल जो डेटर की जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, तो वहीं श्योरिटी की बिल लाइबिलिटी जो ड्यूटी थी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। वहीं जो मैं थर्ड पॉइंट की जो मैं बात करता हूँ, इलीगलिटी का मतलब होता है कि इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में। मान लो कि पब्लिक की जो पॉलिसी के विरुद्ध अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और उस केस के अंदर प्रिंसिपल डेटर को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। वहीं अगर प्रिंसिपल डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है क्रेडिटर ने, और वहीं प्रिंसिपल डेटर एक माइनर है, तब वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एब इनिशियो वॉइड होगा, अर्थात शुरुआत से ही जीरो माना जाएगा। इसके अंदर एक केस भी हुआ था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष की मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक बता देता हूँ कि यहाँ पर धर्मोदास जो थे वो माइनर थे और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि माइनर के साथ स्टार्टिंग से किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कि एब इनिशियो से वॉइड माना जाएगा। एक केस है बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ है वो बैंक है, और बैंक ने लोन दिया था दामोदर प्रसाद को। वहीं एक सिन्हा नाम के व्यक्ति थे, वो गारंटर थे। क्या हुआ कि जो दामोदर थे और जो सिन्हा थे, उन दोनों ने या अलग अलग भी बैंक को पैसे नहीं दिए, रिटर्न में पैसे नहीं दिए। अपने पैसे जो उन्होंने दामोदर ने जो पैसे लिए थे लोन के रूप में बैंक से, वो पैसे रिटर्न नहीं किए, ना तो दामोदर ने किए ना तो सिन्हा ने किया, क्योंकि सिन्हा गारंटर थे। तब बैंक ने इशू फाइल किया अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तब कोर्ट ने यहाँ पर हेल्ड किया कि आप जॉइंटली या सेपरेट अलग अलग शू कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेंशन नहीं है कि पहले किसके ऊपर शू किया जाएगा। तो ये था आज का अपना कंप्लीट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। थैंक यू।